यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटोन समान तरंग दैर्ध्य की तरंग के रूप में संचित होते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक फोटोन है ये समान यानी वेवलेंथ से क्या होते हैं संचरित होते हैं, यानी कि समान तरंग दैर्ध्य की तरंगों के रूप में संचित हो रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि इनकी ऐसी कौन सी क्वांटिटी और होगी जो हमारी दोनों की इक्वल होगी। इनकी ऊर्जा समान होगी, संवेग समान होगा, वेग समान होगा या कोणीय संवेग समान होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। H/P और H/m होता है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं H/2m का रूट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जो हमारी जो यानी मोमेंटम होता है केवल लैम्डा पर ही निर्भर करता है, बल्कि दोस्तों हमारी जो वेलोसिटी होती है वो लैम्डा एवं मास पर भी निर्भर करती है, और जो हमारी एनर्जी होती है वो भी हमारी मास पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन का मास हमारा इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी एवं जो एनर्जी है वो तो हमारी इक्वल होगी नहीं। जो इक्वल होने वाली राशि हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी, मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की यदि हमारी तरंग दैर्ध्य समान हो तो इनका जो मोमेंटम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, बरसात के मौसम में एक स्वच्छ यात्री को साइकिल की काली सीट गीली हो जाती है क्योंकि दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो बरसात की यानी समय होता है उसके दौरान जो रात होती है यानी स्वच्छ रात्रि होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी काली सीट होती है एक सफ़ेद सीट होती है। काली सीट दोस्तों हमारी गीली हो जाती है, उस पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, वो किस कारण होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा सी वाला। यानी जो काली सीट होती है दोस्तों हम सभी जानते हैं अच्छी उत्सर्जक होती हैं, क्योंकि दोस्तों यह दिन के दौरान तो क्या होती हैं अच्छी उत्सर्जक होती हैं क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, लेकिन यह जितनी ऊष्मा को अवशोषित करेंगी यानी कि रात के दौरान उतनी ही ऊष्मा को उत्सर्जित भी करती हैं। तो इस प्रकार यह अच्छी उत्सर्जक होने के कारण दोस्तों यानी कि जो साइकिल की सीट होती है काली सीट वह रात को गिल्ली हो जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी काली सीट ऊष्मा की अच्छी उत्सर्जक होती है, इसी के कारण वह बरसात के समय में जो हमारी स्वच्छ यात्री होती है उसके अंदर वह गिल्ली हो जाती है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि फ्रेनेल प्रिज्म प्रयोग में प्रिज्म कोण बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई। दोस्तों हमें क्या होता है कि हमारा जो फ्रेनेल का इस प्रकार से द्विप्रिज्म प्रयोग होता है उसके अंदर जो यहाँ पर ये जो फ्रिंज चौड़ाई होती है ये आपको बताने कि फ्रिंज कोण पर यानी जो प्रिज्म कोण होता है उस पर किस प्रकार से निर्भर रहेगी। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी फ्रिंज चौड़ाई होती है वो जो हमारा फ्रिंज कोण होता है एल्फा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका यानी पूरा फॉर्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आंसर आपको न्यूमेरिकल या अन्य क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको यही याद करना कि हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है यहाँ वाली ये बीटा यह प्रिज्म कोण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब यानी एल्फा के मान को यदि अपन बढ़ाएंगे तो बीटा का मान कम होगा, और एल्फा के मान को यदि अपन कम करेंगे तो बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिया कि प्रिज्म कोण को बढ़ाने पर तो बीटा का मान हमारा कम हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई का मान कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटेगी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि झूले की गति के दौरान इसकी ऊंचाई 0.1 मीटर से 2.5 मीटर तक बदलती है, तो झूले पर झूल रहे लड़के का न्यूनतम वेग होगा। दोस्तों हमें क्या बताना है कि झूले के दौरान एक लड़का है जो इस प्रकार से झूल रहा है जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों यानी कि पहले तो यहाँ पर तो 1 मीटर होती है और यहाँ पर हमारी 2.5 मीटर हो जाती है, फिर यहाँ पर 2 यानी फिर 1 मीटर फिर 2.5 मीटर। तो आपको बताना कि इस गति के दौरान इसका जो न्यूनतम वेलोसिटी होगी, न्यूनतम वेग होगा वो कितना होगा। दोस्तों याद रखना इसका जो न्यूनतम वेग हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि दोस्तों इस वाले सिरे पर क्या होता है कि पहले तो ये व्यक्ति ऐसे जाएगा फिर कुछ यानी क्षण के लिए यहाँ पर स्थिर रहता है फिर यानी वापस आने लग जाता है। तो यहाँ पर इस वाली स्थिति पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो न्यूनतम होती है और कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। यदि दोस्तों आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा जाता था उस समय अपन क्या लगाते हैं, यहाँ से हमारा जो 2gh वाला √2gh वाला फॉर्मूला होता है ये h निकालते फिर यहाँ पर इसकी अधिकतम वेलोसिटी पर निकाल लेते, लेकिन न्यूनतम वेलोसिटी में पूछी गई है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर हैं, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की एक तांबे की प्लेट रख दें तो प्रभावी बल होगा। दोस्तों हमें क्या बताना कि हमारे इस प्रकार से यानी कोई दो आवेश हैं उनके मध्य की दूरी d है, यदि इनके मध्य का जो बल है दोस्तों हमारा F है, तो आपको बताना कि यदि इनके मध्य यानी d/2 की एक यानी
मोटाई की एक तांबे की प्लेट रख देते हैं तो इनके मध्य का जो प्रभावी बल होगा वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारी तांबा होता है एक यानी धातु होती है, मटेरियल होता है, और हम सभी जानते हैं कि सभी धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युतशीलता का जो मान होता है वो मान कितना होता है, अनंत होता है। और बल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर यदि अपन एप्सिलॉन नॉट का मान यदि अनंत रखेंगे तो हमारा जो बल होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका जो प्रभावी बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें आपको बताना कि P तथा P प्लस Q एवं P माइनस Q के परिणामी का बीच का कोण होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि इन दोनों का परिणामी एवं हमारा ये है P, इन दोनों के मध्य का एंगल बताना कितना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि A तथा B का परिणामी कितना होता है, A प्लस B होता है। तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा P प्लस Q है, और इसको जोड़ देंगे यानी कि P माइनस Q। तो यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बच जाता है, 2P बच जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन क्या देखते हैं कि 2P तथा P के मध्य का जो एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये P है तथा ये TP, इसको यानी 2 मल्टीप्लाई यानी 2 टाइम्स से किया गया है। तो इन दोनों के मध्य का जो एंगल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री, शून्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 0। अब चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर। आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है कि किसी भवन के शिखर के 2 अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर एक साथ नीचे छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों हमें क्या बताना कि आपके पास इस प्रकार से कोई 2 पदार्थ हैं, उनको यानी कि समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, यानी कि समान ऊंचाई से, लेकिन उनके जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। तो आपको बताना है कि जो दोस्तों हमारा जो कौन सा पत्थर है वो यानी कि पहले नीचे पहुंचेगा। छोटा पत्थर पृथ्वी पे से पहले टकराएगा, या बड़ा पत्थर पृथ्वी से पहले टकराएगा, या दोनों पत्थर पृथ्वी पर साथ पहुंचेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कोई भी वस्तु है उसको h ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, तो नीचे पहुंचने में जो लगा समय का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि √2h/g होता है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हो कि उनको किसी भवन के शिखर से यानी दोनों को यानी समान ऊंचाई से यानी नीचे गिराया जा रहा है, h का मान समान है और g का मान भी सभी के लिए समान होगा। तो इसलिए जो हमारा t का मान होगा वो भी दोनों के लिए समान ही होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगी, दोनों पत्थर ही जो होंगे वो पृथ्वी पर साथ साथ पहुँचेंगे, क्योंकि दोस्तों यानी कि साथ पहुँचेंगे तो इनके जो यानी कि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक ऐसी परिपथ में अब I = का समीकरण ये दिया हुआ है तथा एम्पियर है तथा AC विभव है वो आपको ये दिया हुआ है। तो इसमें विद्युत शक्ति की खपत होगी। दोस्तों हमें क्या बताना है कि धारा का मान दिया हुआ है और V का मान दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो यानी जो हमारा पावर होगा, जो यानी कि विद्युत शक्ति होगी, यानी कि इसकी खपत होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमारा क्या होता है, VI cos φ होता है। दोस्तों यहाँ पर फाई क्या होता है, इन दोनों के मध्य का कलांतर होता है। तो यहाँ पर फाई का मान सबसे पहले अपन देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा साइन यानी कि 100 है और यहाँ पर साइन 100t माइनस के π/2 है, यानी दोस्तों कला में कितना अंतर आ रहा है, π/2 का आ रहा है। तो इसके कारण दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी कला के अंदर यानी हमारा π/2 होता है वहाँ पर दोस्तों हमारी जो धारा होती है वो यानी वाट इन धारा होती है, यानी विद्युत शक्ति की खपत होती है वो हमारी 0 होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि cos π/2 का मान आपका कितना होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर cos π/2 का मान यदि अपन 0 रखेंगे तो पावर का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसके अंदर कोई भी हमारी शक्ति है वो खपत नहीं हो रही है, यानी यह वाट हीन धारा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके अंदर जो विद्युत की खपत होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 वाट है। अब हमारा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बताना है कि यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा जो पृथ्वी इस प्रकार से होती है ये इसकी भूमध्य रेखा पर है। तो इस भूमध्य रेखा पर दोस्तों यदि अपन इसकी चक्रण गति ओमेगा को बढ़ा देते हैं तो आपको बताना है कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण पर जो ओमेगा का जो प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ता है, G - ω² R होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि अपन ओमेगा को बढ़ाएंगे तो हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो हमारा कम होगा, क्योंकि यह इनमें से नेगेटिव होता है ω²। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि यदि भूमध्य रेखा पर इसकी चक्रण गति ओमेगा को बढ़ाएंगे तो हमारा जी का मान इस प्रकार से चेंज होगा। तो इस प्रकार से चेंज होगा तो इसके अनुसार अपन देखते हैं कि ओमेगा का मान बढ़ने पर जी का मान हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आज का अंतिम।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं फिर से फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी 10 क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है जुलाई के अंदर दोस्तों, यानी कि कुछ 10-15 दिनों के अंदर, उसकी दृष्टि ये क्वेश्चन यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चनों में से यानी क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इन क्वेश्चनों को यानी कि बिल्कुल यानी अच्छी तरह से यानी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के यानी 10 क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है,